Good morning, students. Welcome to all in your SST class. Dear students, today we are going to read about the remaining topics of the chapter Agriculture, and today we will try to finish all the remaining topics. The remaining topics of this chapter are Bhudan and Gramdan, contribution of agriculture in national economy, contribution of the agriculture in providing the employment and output, and the last topic of this chapter is impact of globalization on agriculture. So dear students, without wasting too much time, now we will start the first topic, and that is Bhudan and Gramdan. Dear students, as its name suggests, भूदान ग्रामदान मीन्स भूमि का दान और ग्राम का दान मीन्स अगर किसी को ज़मीन का दान कर दिया जाए या कोई गांव दे दिया जाए, अर्लियर टाइम में यानी पहले के समय में जो जमींदार थे वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे और वो कई गांवों के मालिक हुआ करते थे। तो उन्होंने एक समय आया जब एक तो लॉ से डर करके कुछ लॉ ऐसे बनाए गए, इम्प्लीमेंट किए गए उससे डर करके, और कुछ स्वतः प्रेरणा से उन्होंने उन गरीब किसानों को भूमि दान किया जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, और जो को लोग बेघर थे उनको कुछ लोगों ने गांव दान किए। इसी मोमेंट को जो है वो भूदान और ग्रामदान मोमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। भूदान एंड ग्रामदान। भूदान एंड ग्रामदान वाज अ मूवमेंट led by Vinoba Bhave. If the board asks the question, what do you know about the Bhudan and the Gramdan? Your answer will be Bhudan and Gramdan was a movement led by Vinoba Bhave. Now the board can be asked the question, who is Vinoba Bhave? अगर कोई आपसे पूछता विनोबा भावे कौन थे, तो विनोबा भावे वाज अ प्रोमिनेंट सोशल वर्कर ऑफ इंडिया and he is a great follower of Mahatma Gandhi. He was mostly affected about the spiritual thinking and the satyagraha of Mahatma Gandhi, and after the death of Mahatma Gandhi he is declared as the spiritual heir of Mahatma Gandhi. spiritual heir का मतलब उत्तराधिकारी. इन दिस मोमेंट रिच लैंड ओनर्स, अभी मैंने बताया कि ये जो मोमेंट है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। जो रिच लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत ज़मीनें थी, एंड लैंड लॉर्ड्स हैड डोनेटेड द सम पार्ट ऑफ दियर लैंड्स टू द पुअर लैंडलेस फार्मर्स. दिस भूदान ग्रामदान मोमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन. ब्लडलेस रिवोल्यूशन मीन्स इन दिस रिवोल्यूशंस देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी आप देखेंगे कि आज ज़मीन को लेकर के आप देखते होंगे आपके गांव में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती होंगी ज़मीनों के मालिकाना हक को लेकर के, लेकिन एक ऐसा मोमेंट था जिसमें इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन के पार्ट दान किए गए और कहीं से भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, और लोग स्वेच्छा से ज़मीन को दान किए. लोग यानी ना तो गरीब किसान ज़मींदारों से उनकी ज़मीन छीने और ना ही ज़मींदारों ने उन्हें देने से मना किया. तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेल्फ जो आपका एक प्रकार से सेवा का भाव होता है, दान का भाव होता है, उससे मिला. इसीलिए इसे हम ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं. इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड प्लेस ऑफ दिस मोमेंट. अब इस बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जान लेते हैं. एनसीईआरटी की बुक में आपको अच्छे से दिया हुआ है. विनोबा भावे, पहला तो पूछा जा सकता है हु आज विनोबा भावे या हु इज विनोबा भावे, या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विनोबा भावे इन भूदान एंड द ग्राम दान मोमेंट. तो आपको लिखना विनोबा भावे. विनोबा भावे वाज द स्पिरिचुअल हेयर ऑफ महात्मा गांधी एंड ही इनिशिएटेड a movement Bhudan and the Gram Dan.
Actually, Vinoba Bhave was spreading the message of Mahatma Gandhi by on foot, door to door, village to village. Once, when he was discussing with the poor peasants of Andhra Pradesh, name was है पोचमपल्ली. द नेम वाज पोचमपल्ली इन आंध्रा. कहने का मतलब कि एक बार आंध्रा में जब वो गरीब किसानों से बात कर रहे थे, उसके प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी मदद करने की बात कर रहे थे, तो कुछ किसानों ने क्वेश्चंस पुटअप किया कि हमारे पास तो ज़मीनें नहीं है, हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं. एक्चुअली महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि ग्राम स्वराज बिना, उनका मानना था कि बिना गांव के उन्नति के, बिना गांव के डेवलपमेंट के हम अपने देश की डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं. विनोबा भावे उस समय स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई आंसर नहीं था. उन्होंने कहा कि आई कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एट दिस मोमेंट, बट I will discuss your problem in cabinet, in the meetings, in higher leader of Congress. Then a person who was a rich landowner, Sri Ramchandra Reddy, stood and he offered 80 acres of land to the landless villagers. Then this movement known as भूदान मूवमेंट, तभी से भूदान नाम से फेमस हो गया. कहानी आपकी समझ में आई होगी कि विनोबा भावे जो कि महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोवर थे, अनुयायी थे, और वो ग्राम स्वराज जो उनकी थ्योरी थी उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे, और वे उनका मैसेज डोर टू डोर, गांव-गांव में पहुंचा रहे थे. उसी क्रम में जब एक बार वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में स्पीच दे रहे थे, लोगों को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रेरित कर रहे थे, उनको अवेयर कर रहे थे, तो कुछ किसानों ने उनसे क्वेश्चंस पुटअप किया कि हमारे पास तो ज़मीनें नहीं हैं, इस मीन्स सोर्स नहीं है कि हम कैसे आगे बढ़ पाएँ. तो उसी समय विनोबा भावे उनकी प्रश्नों का उत्तर देने में, उनकी समस्या का समाधान करने में असमर्थ थे. इसीलिए उन्होंने कहा कि वो यह बात निश्चित रूप से आगे उठाएंगे, आगे चल कर के बताएंगे. लेकिन उसी बीच में एक इंडिया के बड़े फेमस पर्सन श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़्स ज़मीन जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और फिर एक प्रकार से ये तो शुरुआत थी, फिर इससे प्रेरित होकर के बहुत सारे लैंड ओनर्स ने और ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें किसानों को दान किया. बाद में जब ये बात विनोबा भावे ने हायर लीडर में उठाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब उसमें उठाई गई ये बातें, तो एक कानून भी बन गया कि अब ज़मीनों का ज़मीनें किसानों में बांटी जाएंगी, और जो ज़मींदार ज़मीनों के बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, उनके कुछ हिस्सों को उन किसानों को, उन लैंडलेस विलेजर्स को दिया जाएगा ताकि वो अपनी जीविका उपार्जन कर सकें. तो कुछ ने तो डर के कारण और कुछ ने प्रेरित होकर के उन्होंने सोचा कि ज़मीन तो चली ही जाएगी, तो क्यों ना कुछ नाम कमा लिया जाए, फेम कमा लिया जाए, और इसी बहाने एक डोनेटर हो जाएंगे, दान करेंगे तो और नाम फेमस होगा. तो उन लोगों ने ज़मीनें दान कर दी. तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा. अगर बोर्ड पूछता हो आज श्री रामचंद्र रेड्डी, तो आप कहेंगे श्री रामचंद्र रेड्डी वाज आ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश, a village, Andhra Pradesh, a village in village Pochampalli, and his contribution in the Bhudan and the Gramdon movement was
एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय है, एंड ही डोनेटेड द 80 एकर्स लैंड्स एमंग द बिल्डर्स। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है थोड़ी सी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये टॉपिक आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। तो पहले 3 पॉइंट आप जाना करिए कि ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप सेंटेंस फ्रेम करके लिख दिया करिए। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। जब आप इसको देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन कई तरीके से है। पहले तो इकोनॉमी की बात हम करते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेंगे। तो पहले तो, और अगर एक पूछता है केवल क्वेश्चन, कोई केवल ऐसे ही बोर्ड पूछ लेता है कि मेंशंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, तब भी यही आंसर होगा। कंट्रीब्यूशन में भी यही आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इसमें भी यही आंसर होगा। फॉरेन एक्सचेंज लाने में कैसे हेल्प करती है एग्रीकल्चर, उसका भी आंसर मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। तो पहली पॉइंट हो जाएगी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, ये है कि हमको क्या प्रोवाइड करती है। एकदम कॉमन सा आंसर आपका है, ये हमको फूड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फूड। फूड प्रोवाइड करती है। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है? ये हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है क्योंकि बिना फ़ैन के वीडियो बन रही है। आप देख सकते हैं कि जो पसीने की बूंदें हैं वो स्क्रीन पे आ रही हैं। तो अब देखिए कंट्रीब्यूशन में आप देखेंगे, पहला कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस द फूड ग्रेन्स फॉर आवर कंजप्शन। दूसरा कंट्रीब्यूशन आप लिखेंगे इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। तीसरा कंट्रीब्यूशंस इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इवन टुडे द 50% पीपल्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड दे आर अर्निंग देयर लिविंग्स, यानी अपनी जीविका वो कमा रहे हैं, इसी के भरोसे किसी तरह से अपना काम धाम चला रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जान ही रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की हमारे देश में बहुत कमी है। ऐसे में एग्रीकल्चर बहुत बड़े सेक्टर को एक प्रकार से संभाले हुई है कि वो कम से कम डेवलपमेंट इनसे नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अपनी जीविका कमा ले जा रहे हैं। और अगला हो गया एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज हेल्प टू ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी जो मुद्राएं हैं। इंडिया आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फूड ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रियों में क्या किए जाते हैं? एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज, यानी वहाँ से, जैसे अब अमेरिका है तो वहाँ से डॉलर आएगा, तो ऐसे ही से अदर कंट्रियों की जो भी करेंसी है वो हमारे देश में आती है और इससे हमको वो कोमोडिटीज़ खरीदने में, वो प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प मिलती है जो हमारे यहाँ नहीं है। नहीं तो अगर हमको अमेरिका से, अब अमेरिका से सपोज करिए कि अमेरिका को हम फूड ग्रेन्स दे रहे हैं और उसको डॉलर के बदले में दे रहे हैं डॉलर, तो फिर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ से कुछ डॉलर हमको मिल रहा है, वही डॉलर दे करके हम खरीद ले रहे हैं। नहीं तो आपको पता है कि रुपए की कीमत डॉलर की अपेक्षा बहुत कम है। तो ऐसे में जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर एग्रीकल्चर का एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इतने पॉइंट्स आपके बहुत हैं और वही पॉइंट मैंने जो अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, अभी ये पॉइंट मैंने अलग से बनाया। अगर इससे पूछता है तो आप बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस नियर अबाउट 75% पीपल वेयर एंगेज इन एग्रीकल्चर विद द, उसमें कंट्रीब्यूशन में आप ये भी लिख सकते थे कि एग्रीकल्चर आल्सो हेल्प टू बूस्ट द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर। जो इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे सॉरी, उसमें हम उसी को पढ़ेंगे। उसमें भी ये हमको मदद करता है। माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन चली गई, देखिए क्या